Hello, my dear students. Once again, welcome back to At the Epics. Students, as you all know, we have completed the first page and the basics of chapter number 1, The Living World Adaptations and Classifications of General Science, class 7th. हमने इसमें 3 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं. अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं सो प्लीज़ गो टू द प्लेलिस्ट ऑफ द चैनल एट द एपेक्स चैलेंजिंग द हाइट्स. तो आप इस चैनल में जाइए, वहाँ की प्लेलिस्ट में देखिए और फिर वहाँ पर आपको तीनों के तीनों वीडियोस परफेक्टली मैनेज्ड मिलते हैं. और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको अगर ऐसा लगता है कि हमारे चैनल से पढ़ने से अगर आपको कोई भी बेनिफिट होता है सो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द नोटिफिकेशन बेल. उससे क्या फ़ायदा होगा कि हम जो भी वीडियोस बनाएंगे वो एक शेड्यूल्ड मैनर में आप तक पहुंचती जाएगी. एडेप्टेशंस इन प्लांट्स ऑफ स्नोई रीजन्स. हमने ऑलरेडी ये देख लिया था कि किस तरह एक्वेटिक प्लांट्स, एडाप्टेशन इन एक्वेटिक प्लांट्स और एडाप्टेशन इन डेजर्ट प्लांट्स, ये हमने ऑलरेडी सेकेंड और थर्ड वीडियोस में हमने इसका समझ लिया था. अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं एडाप्टेशंस इन प्लांट्स ऑफ स्नोई रीजन्स. अब हम देखने वाले हैं कि स्नोई रीजन्स यानी बर्फीली जगहों पर किस तरह प्लांट्स अडेप्ट करते हैं. In what way are sloping branches useful to plants in a snowy region? आप खुद ही सोचिए, अगर स्नोई रीजन की बात आई है मतलब वहाँ पर स्नोफॉल होता है. स्नोफॉल होने के कारण जो उनकी जो स्लोपिंग ब्रांचेस मतलब क्या, आप इधर डायग्राम पर ध्यान दें. स्लोपिंग ब्रांचेस मतलब उनकी जो ब्रांचेस होती हैं वो इस तरह एक स्लोप बनाती है, मतलब एक ढलान जैसे रहती है, मतलब वो इस तरह रहती है. तो आप हमेशा देखोगे कि वाटर जो होता है, कोई भी जब लिक्विड होता है वो सिर्फ स्लोप से फ्लो करता है. तो ऐसा वो स्लोपिंग ब्रांचेस होने के कारण उन पे बर्फ़ जो है वो रुक नहीं पाती है. तो ये होता है इस्तेमाल, मतलब जो उनकी स्लोपिंग ब्रांचेस होती हैं उनका क्या इस्तेमाल होता है. प्लांट्स ऑफ स्नोई रीजन्स मेनली इंक्लूड कॉनिफर्स लाइक डिओडर एंड पाइन. आप अगर यहाँ पर देखोगे तो ये आपको डिओडर का ट्री मिलता है और ये कैसे शेप में होता है, कॉनिकल शेप. इन्हें हम कॉनिफर्स कहते हैं. कॉनिफर्स मतलब क्या होता है, आप इधर देखिए ध्यान से. कॉनिफर्स का मतलब होता है कॉनिकल इन शेप, कॉनिकल इन शेप. ओके, नाउ तो कौन कौन से कॉनिफर्स पाए जाते हैं, डिओडर एंड पाइन. So plants of snowy regions mainly include conifers like deodar and pine. These trees are conical in shape due to their sloping branches. और उनकी जो भी sloping branches होती हैं जिनके बारे में मैंने आपको अभी बताया, उसके कारण उनका शेप कैसा होता है, कॉनिकल शेप. अब आप पूछेंगे कॉनिकल शेप कैसा होता है, तो बेटा कॉनिकल शेप इज जस्ट लाइक यू ईट द कोन आइसक्रीम. ओके, everybody love to eat cone ice cream, but due to this corona devil it is impossible to eat ice creams during these seasons. So this is the basically shape of the cone, and conical shape is like this. Okay, this sloping branch make the tree conical. In the heavy snowfall and extreme cold in these regions, their conical shape prevents the snow from accumulating on the tree, and the thick bark helps the tree to withstand the cold. और मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि इसका यूज़ क्या होता है. जो उनकी कॉनिकल जो ब्रांचेस, स्लोपिंग ब्रांचेस होती हैं, उसके कारण जब स्नोफॉल होती है तो उस वक्त वो अक्यूमुलेटिंग मतलब जमा होना, ठीक है. तो स्नो जमा नहीं हो पाती है ट्री पर, और जिसके कारण वो उसको कोल्ड से प्रिवेंट करता है. प्रिवेंट करना मतलब प्रोटेक्शन देता है. क्या देता है, उनकी जो स्लोपिंग ब्रांचेस होती है और जो उनकी जो थिक मोटी जो बार्क होती है, मतलब उसका जो तना होता है वो क्या करता है, उसको
स्नो से लड़ने के लिए, उसका सामना करने के लिए उसे स्ट्रॉन्ग बनाता है। किसे? डिओडर या फिर पाइन कॉनिफर्स को। Now we will see adaptation in plants of forest regions. अभी तक हमने देखा adaptation in plants of snowy regions, अब हम देखेंगे adaptation in plants of forest regions. A variety of plants, trees, shrubs and herbs are found in forests. These plants compete amongst themselves for sunlight. देखिए, फॉरेस्ट मतलब पूरा का पूरा हब होता है वो ट्रीज, श्रब्स, हर्ब्स, इन सब का, ठीक है। जो इतने सारी वैरायटी होती है, ट्रीज होते हैं, श्रब्स होते हैं, हर्ब्स होते हैं, ये सब कहाँ हमें मिलते हैं? फॉरेस्ट में। दीज प्लांट्स कंप्लीट ऑलमोस्ट देमसेल्व्स फॉर सनलाइट। तो इन सभी के जो जो प्लांट्स होते हैं उन्हें अपना जो फोटोसिंथेसिस, जिसके थ्रू वो जो प्रोसेस है जिसके थ्रू वो अपना फूड बनाते हैं, तो ये अपने आप को फुलफिल कर लेते हैं, मतलब वो सनलाइट अपने आप के लिए ले लेते हैं। Hence trees grow tall to get sunlight and climbers and vines grow up to a great height with the support of trees. So जो trees होते हैं वो बहुत ऊंची इसलिए फॉरेस्ट में पाए जाते हैं क्योंकि उन्हें सनलाइट चाहिए रहती है, इसलिए जितना वो टॉल जाएंगे उतने अच्छे से उन्हें सनलाइट मिलती है। और जो क्लाइंबर्स होते हैं ना, क्लाइंबर्स मतलब जो बेल होते हैं, जो कि मतलब सहारे से चढ़ते हैं दूसरे ट्रीज के, है ना। जैसे कि अब पम्पकिन है, पम्पकिन एक क्लाइंबर है। तो इस तरह के कई क्लाइंबर्स हैं जो कि दूसरों के सहारे चलते हैं। अब हमारे घर में आप देखे होंगे कई बार मनी प्लांट लगाया जाता है। मनी प्लांट भी उसे सहारे से ही, वो क्लाइंबर है, उसको मतलब क्लाइंब करता है किसी ना किसी के सहारे से। और वाइन्स मतलब जैसे स्ट्रॉबेरी होती है, स्ट्रॉबेरी की वाइन्स रहती हैं, मतलब पूरी एक लाइन में वो नीचे स्प्रेड होती हैं, उसे हम वाइन्स कहते हैं। और वो किसके सपोर्ट से उगती हैं? वो जो लंबे लंबे ट्रीज होते हैं उनकी सपोर्ट से उगती हैं। स्प्रिंग लाइक टेंड्रिल्स ऑन द स्टेम्स ऑफ सम क्लाइंबर्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ अडेप्टेशन। अब देखिए, जो टेंड्रिल्स होता है, टेंड्रिल्स का मतलब क्या होता है, मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाऊंगी। सपोज दिस इज अ ट्री, या दिस इज अ ट्री, और इस ट्री की एक ब्रांच ले लेते हैं, इस ट्री की हम एक ब्रांच ले लेते हैं, दिस ओके, ये एक ब्रांच है। अब कभी कभी आप देखोगे, और ये लीफ, ब्रांच में ही आपको कुछ इस तरह की, मैं ग्रीनी कलर दिखा रही हूँ पर मुझे दिखाना है इसलिए मैं आपको इस तरह की कुछ ऐसे टेंडल्स, मतलब एकदम थिन रहती है, वो स्टेमी रहती है, इससे जुड़ी रहती है, लेकिन आप उसको देखोगे तो वो गोल गोल शेप में रहती है, सर्कुलर शेप में रहती है। और अगर आप उसको खींचते हो तो वो बढ़ती है और इलास्टिक के जैसे, स्प्रिंग के जैसे वो वापस वैसी ही हो जाती है, अपने फॉर्म पर आ जाती है। तो इस तरह की, मुझे लगता है कि आपने कहीं ना कहीं इसे देखा है। हम बेसिकली उसको कभी कभी नीम के पेड़ पे भी देख लेते हैं हम, और कई बार तो जैसे जो कभी जिसमें गम रहते हैं उन पेड़ों में भी ये पाई जाती हैं टेंड्रिल्स। तो स्प्रिंग लाइक मैंने जैसे आपको बताया, जो टेंड्रिल्स होती हैं वो स्प्रिंग के जैसे होती हैं, सर्कुलर शेप में रहती हैं, और उनको थोड़ा स्ट्रेच करो तो वो स्ट्रेच हो जाती हैं, और छोड़ दो तो वापस अपने फॉर्म आ जाती हैं। ऑन द स्टेम्स, जो टेंड्रिल्स होती हैं वो स्टेम्स में होती हैं of some climbers is an example of adaptation। और ये एक एग्जाम्पल है अडेप्टेशन का, क्योंकि ये हर प्लांट में तो पाई नहीं जाती। तो जिस तरह का अडेप्टेशन है, जिस तरह की जगह पे जिस तरह का एनवायरनमेंट उनको सूट करता है, उस हिसाब में हर प्लांट की जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स रहती हैं वो अलग होती है। कुछ होते हैं क्लाइंबर्स, कुछ होते हैं वाइन्स, कुछ होते हैं श्रब्स, कुछ होते हैं ट्रीज, कुछ होते हैं हर्ब्स, कुछ होते हैं बहुत लंबे रहते हैं ट्रीज, और कुछ बहुत शॉर्ट हाइटेड रहते हैं। तो ये सब क्या है? अडेप्टेशन ही है। नेक्स्ट वी विल लर्न अबाउट अडेप्टेशन इन ग्रासलैंड प्लांट्स। ग्रासलैंड मतलब जहाँ पर ज़्यादा टॉल हाइटेड ट्रीज नहीं पाए जाते हैं और वहाँ पर इतनी ज़्यादा ग्रीनरी नहीं रहती, मतलब क्योंकि वहाँ पर बहुत लंबे लंबे घने जंगल नहीं होते हैं। वहाँ पर जस्ट हमारी जो ग्रासेस की लेंथ होती है, मतलब आप देखे होंगे कभी खेत में गए हैं तो वहाँ पर हमको गेहूँओं की पूरी फील्ड रहती है, तो बस उतनी हाइट की हमारी ग्रासलैंड्स होते हैं। और कई बार ग्रासलैंड्स बहुत बड़े भी होते हैं, लेकिन वो ग्रास होते हैं, उधर पूरी ग्रास होती है।
डाइवर्स टाइप्स ऑफ बुशेस एंड ग्रासेस आर फाउंड इन द ग्रासलैंड्स। मैंने आपको बताया वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ग्रासेस, बुशेस मतलब वो भी ट्री तो होता नहीं है, छोटे छोटे गुच्छे रहते हैं ग्रासेस के एक साथ, उन्हें हम बुशेस बोलते हैं। आर फाउंड इन द ग्रासलैंड्स। फाइब्रस रूट्स ऑफ ग्रासेस प्रिवेंट सॉइल इरोजन। और जो रूट्स होती हैं ग्रासेस की वो कैसी होती है? फाइब्रस होती है। फाइब्रस मतलब उसमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर रहता है और ऐसे, क्योंकि वो नीचे सॉइल को पकड़ कर रखती हैं और वो बहुत ज़्यादा होती है। ग्रासेस एक आध तो होती नहीं, बहुत सारे होती है, नंबर ऑफ ग्रासेस आर देयर एंड हेंस इट प्रिवेंट्स सॉइल इरोजन। मतलब वो सॉइल को इतना फर्मली पकड़ कर रखती हैं जिसके कारण सॉइल इरोजन नहीं होता। फॉरेस्ट इन द इक्वेटोरियल रीजन आर डेंस। इक्वेटोरियल रीजन, देखो स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पर आते हैं थोड़ा ज्योग्राफी में। ये हमारी अर्थ, ठीक है। अब ये बीच से हमारा, लेट मी रीड इट, और बीच से हमारा ये इक्वेटर गया। स्टूडेंट्स, इसे हम इक्वेटर कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसे? इक्वेटर। और इसका मेजर आप जानते हैं, आपने 6 स्टैंडर्ड में पढ़ा है, 0 डिग्री होता है। तो इस एरिया में जितने भी आपको फॉरेस्ट और ग्रासलैंड, जितने भी मतलब ग्रीनरी दिखेगी वो ज़्यादा से ज़्यादा वो ग्रासलैंड्स ही होती हैं। वो क्या होती है? ग्रासलैंड्स ही होती है। लेकिन जो इक्वेटोरियल रीजन होते हैं वहाँ की ग्रासलैंड्स बहुत ज़्यादा डेंस होती है, बहुत ज़्यादा घनी होती है। और कभी कभी ग्रासलैंड्स तो इतने लंबी होती है कि वहाँ पर एक हाथी भी छुप सकता है। ओके, एन एलिफेंट कैन ऑल्सो हाइड इटसेल्फ इन द टॉल ग्रासेस। लेकिन फिर भी वो ट्रीज नहीं होती, कंफ्यूज नहीं होना, वो ग्रासेस ही होती हैं। एनिमल्स like tree, tiger, elephants and deer can remain hidden in these grasses। मैंने आपको अभी बताया कि इतनी बड़ी ग्रासेस होती है कि वहाँ पर टाइगर, एलिफेंट्स और डियर, इस तरह के जो एनिमल्स हैं, टॉल हाइटेड एनिमल्स, वो भी इन ग्रासेस में हाइड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, हमको पता कैसे चलेगा कि इतनी बड़ी अगर ग्रास है कि वो ट्री है कि ग्रास? देखो, सबसे पहली बात, उसकी जो रूट्स होती हैं वो क्या होती है? फाइब्रस होती है। उसकी रूट्स कैसी होती है? फाइब्रस। और ट्री की रूट फाइब्रस नहीं, ट्री की रूट टैप रूट होती है और बहुत स्ट्रांग होती हैं। However, grasses in cold regions are very short। और जो कोल्ड रीजन्स होते हैं, जैसे आर्कटिक में अगर आप देखेंगे और एंटार्क्टिक में देखेंगे, तो वहाँ की जो ग्रासलैंड्स होती है वो बहुत बहुत छोटी छोटी होती है। लेकिन जो इक्वेटोरियल रीजन होता है वहाँ की ग्रासलैंड्स बहुत लंबी और घनी होती हैं। एनिमल्स लाइक द रैबिट आर फाउंड इन सच ग्रासेस। लेकिन इन ग्रासेस में क्या? एलिफेंट और टाइगर्स और डियर, इस तरह के एनिमल्स तो छुप नहीं सकते। यहाँ पर क्या मिलते हैं हमको? रैबिट मिलते हैं। वास्ट मीडोज आर फाउंड इन हिली एरियाज एज वेल एज प्लेन्स। मीडोज मतलब भी ग्रासलैंड ही होता है। वास्ट मीडोज और ग्रासलैंड एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, ठीक है, ये बात याद रखना। लेकिन जो मीडोज होते हैं मतलब वो एकदम ऐसे ऊपर से अगर आप देखोगे तो ऐसा लगता है पूरी वेलवेट की शीट बिछी हुई है ग्रीन कलर की, ठीक है। तो वास्ट यानी वेरी बिग, enormous sized। meadows are found in hilly areas as well as plains। और plains में grasses मिलती हैं लेकिन उनकी grasses की लेंथ बहुत कम रहती है और ऐसा लगता है कि वो जैसे कि पूरी की पूरी एक वेलवेट की बेडशीट बिछा दी गई हो। ओके स्टूडेंट्स, now we will learn observe and discuss। Observe and note down the adaptations in the parts of plants like potato, groundnut, yam, water hyacinth, aloe, acacia, carrot, onion, beet, bitter gourd, grapevine, etc. and other parts in your society। See students, this is a yam। yam matlab it is a sweet potato type, okay। and in these plants, तो इसमें आपको जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स रहती है वो आपको फाइंड आउट करनी है। अब इतने सारे अडेप्टेशंस हम इस वक्त यहाँ पर कर नहीं सकते, लेकिन फिर भी मैं आपको पोटैटो का बता देती हूँ। सी, पोटैटो रहते हैं, उसके अडेप्टेशंस कैसे रहते हैं। पोटैटो हम देखे हैं कि पोटैटो ग्राउंड मतलब वो अंडरग्राउंड उगता है, वो किसी चीज़ के ऊपर नहीं उगता और उसकी जो भी लीव्स रहती हैं वो ग्राउंड के ऊपर उगती है।
एक अडेप्टेशन हो गया कि जो पोटैटो होता है वो अंडरग्राउंड वेजिटेबल होता है। दूसरी बात, पोटैटो में स्टार्च पाए जाते हैं, पोटैटो की रूट्स भी होती हैं। तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई पोटैटोज़ की। आप थोड़ा देखिए, यहाँ पर आपको फाइबर लाइक स्ट्रक्चर मिलते हैं, वही तो इसकी फाइब्रस रूट्स होती हैं। तो इतने सारे हमने देखे अडेप्टेशंस, लेकिन इनमें आपको मैंने सिर्फ एक ही बताई हूँ, बाकी जो बचे हैं वो आप कर सकते हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि ये सारे कुछ प्लांट्स हैं जो शायद आपको ना मिले, अवेलेबल ना हो, कोई बात नहीं है, आपको जितना मिले कम से कम आप उतना तो भी ट्राई करिए। नेक्स्ट, adaptation for ingestion of food in plants. Students, we have completed till this. Observe and discuss. Now, in the next video, we shall start with the new topic, adaptation for ingestion of food in plants. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ यू ऑल। एंड अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको कहीं भी कोई भी डाउट है, सो प्लीज़ लेट मी नो, मुझे जानने दो, मेरे नोटिस तक पहुंचाओ, ताकि मैं देखूं कि अगर आप लोग को लगता है कि हाँ कहीं ना कहीं गलती हुई है मुझसे, सो प्लीज़ करेक्ट मी, मुझे आपका सपोर्ट चाहिए, राइट स्टूडेंट्स? Till this, I'm saying bye bye to you. Next, we will meet in the next video.